स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सैदब सभ्यता के प्रमुख स्थल और किस नदी किनारे है और उसका उत्खननकर्ता कौन है ना, और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, यानी वो स्थल अभी वर्तमान में कहाँ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि यूट्यूब चैनल पाठशाला एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। चूंदड़ो सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे। रंगपुर मादर नदी के किनारे। रोपड़ सतलज नदी किनारे। लोथल भोगवा नदी किनारे। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे। सुतकागेंडोर दास्क नदी किनारे। बनवाली रंगोई नदी किनारे। धौलावीरा लूनी नदी किनारे। और एक और है सुतकाह। सुतकाह जो है वो सादीकौर नदी किनारे है। सुतकाह सादीकौर नदी किनारे है। एक बार और स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी किनारे है। चूंदड़ो सिंधु नदी किनारे है। कालीबंगन घग्गर नदी किनारे है। कोटदीजी सिंधु नदी किनारे है। रंगपुर मादर नदी किनारे है। रोपड़ सतलज नदी किनारे है। लोथल भोगवा नदी किनारे है। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे। सुतकागेंडोर दास्क नदी किनारे। बनवाली रंगोई नदी किनारे। धौलावीरा लूनी नदी किनारे। सुतकाह सादीकौर नदी किनारे। एक और ऊपर है रह गया हड़प्पा। हड़प्पा है रावी नदी किनारे। हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी किनारे। अच्छा, याद करिएगा, हड़प्पा जो है पाकिस्तान, जो हमारा पंजाब जो पाकिस्तान में चला गया है वही पंजाब में है, यानी हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है ना। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। चूंदड़ो पाकिस्तान का सिंध प्रांत में है। और एक और सुतकागेंडोर पाकिस्तान के मरकाना समुद्र तट पर है ना। सुतकागेंडोर जो है पाकिस्तान का मरकाना समुद्र तट पर है ना। और एक और है सुतकाह। सुतकाह कहाँ है? बालूचिस्तान में है, वही पाकिस्तान में ही है। आगे पढ़ते हैं। कालीबंगा राजस्थान में है। कोटदीजी भी सिंध प्रांत में। कोटदीजी भी जो कहाँ है? सिंध प्रांत में। और रंगपुर गुजरात में है। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में है। रोपड़ पंजाब में है। लोथल गुजरात में है। आलमगीरपुर कल पढ़े थे यूपी में है। बनवाली हरियाणा में है। धौलावीरा गुजरात में है ना। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात का कच्छ जिला में है धौलावीरा, जो किस द्वीप पर है? खादीर द्वीप पर। खादीर द्वीप पर कौन सा है? धौलावीरा। खादीर द्वीप पे कौन सा है? धौलावीरा खादीर द्वीप पर है। चलिए आगे देखते हैं इसका उत्खननकर्ता के बारे में। तो देखिए, हड़प्पा का उत्खननकर्ता कौन है? हड़प्पा का उत्खननकर्ता है दयाराम साहनी। मोहनजोदाड़ो का उत्खननकर्ता कौन है? राखालदास बनर्जी। कौन है? राखालदास बनर्जी। चूंदड़ो का कौन है? चूंदड़ो का है एसी मजूमदार। चूंदड़ो का है एसी मजूमदार। और एक याद रखिएगा, अंग्रेज है मैके, है ना। कालीबंगन का कौन है? कालीबंगन का है अमलानंद घोष। कोटदीजी का है फजल अहमद। रंगपुर का है रंगनाथ राव। रोपड़ का है यज्ञदत्त शर्मा। लोथल का है रंगनाथ राव। आलमगीरपुर का कौन है? आलमगीरपुर का है यज्ञदत्त शर्मा। सुतकागेंडोर का है ऑरेल अस्टाइन। बनवाली का है रविंद्र सिंह बिष्ट। धौलावीरा का है जेपी जोशी। धौलावीरा कौन है? जेपी जोशी।
सुतकाह का कौन है? सुतकाह का है जॉर्ज डेल्स। सुतकाह का कौन है? जॉर्ज डेल्स। फिर से एक बार देखते हैं। हड़प्पा दयानंद साहनी 1921 ईस्वी में, है ना। हड़प्पा का कौन है? दयाराम साहनी। कब? तो 1921 ईस्वी में। हड़प्पा का है कौन? दयाराम साहनी। हड़प्पा का दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में। मोहनजोदाड़ो का कौन? राखाल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में। चूंदड़ो का है एसी मजुमदार और माइके। एसी मजुमदार और माइके। कालीबंगन का कौन है? अमलानंद घोष 1951 ईस्वी में, है ना। कोटदीजी का कौन है? फजल अहमद 1953 ईस्वी में। फिर है रंगपुर का रंगनाथ राव। रंगपुर का कौन है? रंगनाथ राव है। रंगपुर का कौन है? रंगनाथ राव। रंगपुर का है रंगनाथ राव। फिर रोपड़ का है यज्ञदत्त शर्मा। लोथल का है रंगनाथ राव। आलमगीरपुर का है यज्ञदत्त शर्मा। आलमगीरपुर का कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। सुतका गेंडोर का है ऑरेल अस्टाइन। बनवाली का कौन है? तो रविंद्र सिंह बिष्ट। बनवाली का रविंद्र सिंह बिष्ट है। और धौलावीरा का जेपी जोशी। धौलावीरा का जेपी जोशी। धौलावीरा का जेपी जोशी। सुतकाह का कौन है? जॉर्ज डेल्स। सुतकाह का कौन है? जॉर्ज डेल्स। सुतकाह का कौन है? जॉर्ज डेल्स। सुतकाह कब उत्खनन किया गया? 1962 में। बनवाली 1974 में। सुतका गेंडोर 1927 में। आलमगीरपुर 1958 में। लोथल 1954 में। रंगपुर याद नहीं करना है, उसका ईस्वी नहीं याद करना है। कोटदीजी 1953 में। अमलानंद घोष 1951 में, है ना। और चौंद्रो का सबसे पहले पूछता है, चौंद्रो का सबसे पहले खोज किसने किया था? माइके। कब? 1925 ईस्वी में। मोहनजोदाड़ो जानते हैं, राखाल दास बनर्जी 1922 में और हड़प्पा 1921 में। तो स्टूडेंट्स आप 2 गो को जरूर याद रखिएगा, 3 गो को जरूर याद रखिएगा। ये तीनों का आप जरूर याद रखिएगा, है ना। ये है फिर रंगनाथ राव, ये वाला रविंद्र सिंह बिष्ट, जेपी जोशी, ये सब इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। जो है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैदब सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। जो मोहनजोदाड़ो से सबसे जो बड़ी इमारत प्राप्त हुई है वो क्या है? स्नानागार, जिसको हम लोग बाथरूम कहते हैं, जिसके माध्यम से, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड। इसके मध्य में क्या था? स्नान कुंड था, जो 11.88 मीटर लंबा था, 7.01 मीटर चौड़ा था और 2.43 मीटर गहरा है ना। यानी पूछेगा कि सबसे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत कौन सा है? तो स्नानागार है। कहाँ है? तो मोहनजोदाड़ो में है। इसकी लंबाई कितनी है? 11.88 मीटर है। चौड़ाई कितनी है? 7.01 मीटर है और गहराई है 2.43 मीटर। आगे अग्निकुंड, जिसको यज्ञवेदी भी बोलते हैं, वो लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल और कालीबंगन से। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता। मोहनजोदाड़ो से एक देवता प्राप्त हुए हैं जिसका मुख कितने हैं? 3 मुख वाले देवता प्राप्त हुए हैं, है ना, जिसको हम लोग पशुपति नाथ भी कहते हैं। इनको चारों ओर कुछ मूर्तियां हैं। वो मूर्तियां को क्या क्या चीज़ का है? हाथी है, गैंडा है, चीता है और भैंसा है। कौन कौन सा मूर्ति है? हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा। क्वेश्चन पूछता है कि मोहनजोदाड़ो में किस जानवर का प्रमाण नहीं मिला है? तो ऑप्शन आएगा घोड़ा। वो घोड़ा का प्रमाण नहीं मिला है। मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की एक कांस मूर्ति मिली है। मोहनजोदाड़ो से एक कांसा की मूर्ति एक मिली है, जो नर्तकी का मूर्ति है। हड़प्पा की मोहर पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन है। जो हड़प्पा का मोहर था उस पर एक सिंग वाला पशु का अंकन सबसे अधिक मिला है ना। एक हड़प्पा से एक आयताकार मोहर मिला है, उसमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। यानी ये दिखाया गया है कि पृथ्वी देवी के बारे में बताया गया है कि पृथ्वी देवी जो है उर्वरता की देवी है ना, जिससे हम लोग जन्म लिए हैं। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चूंदड़ो में मिले हैं। मनके बनाने के कारखाना कहाँ मिले हैं? लोथल और चूंदड़ो में।
मानके बनाने का कारखाना लोथल और चूंदड़ो में मिले हैं, है ना। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी कैसी थी, भव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसा था, भव चित्रात्मक, जिसको हम लोग पढ़ नहीं पाए थे, है ना। यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, और जब अभिलेख एक से अधिक पंक्ति की होती थी तो पहला लाइन दाईं से बाईं और बाकी लाइन बाएं से दाएं लिखी जाती थी। समझ में आया। यानी यहाँ का लिपि जो था भव चित्रात्मक था और दाईं से बाएं लिखी जाती थी। अगर एक लाइन से अधिक लिखना रहता था तो पहला लाइन दाईं से बाईं और बाकी बाएं से दाएं लिखी जाती थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता है। कहाँ की सभ्यता है, सुमेरिया की सभ्यता, जो लेखन कला को विकसित किया है। लेखन कला को विकसित कहाँ की सभ्यता किया है, सुमेरिया की सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लोग के नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, सिंधु सभ्यता के लोगों ने घरों के विन्यास के लिए और नगरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। ग्रिड पद्धति, चलिए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। कहता है घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। जो घर का जो दरवाज़ा और खिड़कियां थी, खिड़कियां और जो दरवाज़ा था वो कहाँ खुलता था, सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े में खुलते थे। केवल लोथल, याद करिएगा, लोथल के घरों के दरवाजे मुख्यतः सड़क की ओर खुलती थी। कहाँ खुलती थी, सड़क की ओर। सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल क्या था, गेहूं और जौ था। सैदाबासी मिठास के लिए शहद का यूज करते थे। सिंधु सभ्यता का फसल क्या था, गेहूं और जौ। और सैदब सभ्यता जो मीठा के लिए क्या यूज करते थे, शहद का यूज करते थे। मिट्टी से बने हल का साच बनवाली से मिला है। कहाँ से मिला है, बनवाली से मिला है। क्या, मिट्टी से बने हल। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले। रंगपुर एवं लोथल से कहाँ क्या मिले, चावल के दाने कहाँ से मिले, रंगपुर और लोथल से। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले, है ना। जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साच लोथल से ही प्राप्त हुआ है। चावल का जो प्रथम साच है कहाँ से प्राप्त हुआ है, लोथल से, है ना। सुतकोददा, कालीबंगन एवं लोथल सैदब कालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। सुतकोददा, कालीबंगन एवं लोथल से क्या मिले हैं, लोथल से घोड़े का अस्थिपंजर मिले हैं, है ना। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। जो तौल की इकाई थी 16 के अनुपात में थी। पढ़ेंगे कुछ धातुएं मिली है, कहाँ कहाँ से धातु का ये व्यापार करते थे, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सिंधु काल में विदेशी व्यापार, सिंधु काल में विदेशी व्यापार वो कहाँ से करते थे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वो कहाँ से करते थे, तांबा वो खेतरी से लाते थे। खेतरी राजस्थान में है। बलूचिस्तान से लाते थे, पाकिस्तान में है। ओमान से लाते थे, है ना। चांदी अफगानिस्तान से लाते थे और ईरान से लाते थे। सोना कर्नाटक से लाते थे, कोलार गोल्ड फील्ड से, और अफगानिस्तान से लाते थे और ईरान से लाते थे। सोना कहाँ से लाते थे, कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान। टीन अफगानिस्तान, ईरान। टीन कहाँ से लाते थे, अफगानिस्तान और ईरान से। गोमेद एक धातु हुआ करता था जो सौराष्ट्र, गुजरात के सौराष्ट्र से मिलता था। लाजवर्त मेसोपोटामिया से लाते थे। मेसोपोटामिया से लाते थे। और सीसा ईरान से लाते थे। सीसा कहाँ से लाते थे, ईरान से लाते थे। सीसा कहाँ से लाते थे, ईरान से लाते थे। आगे देखते हैं। सैदब सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया एवं 4 पहिया वाली बैलगाड़ी एवं भैंसा गाड़ी, बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी, यानी जो सैदब सभ्यता के लोग थे, जैसे हम लोग मोटरसाइकिल, बस, ये सब का यूज करते हैं, कार, है ना। बहुत सारे हम लोगों का है यातायात का साधन, ट्रेन, एरोप्लेन। उसी तरह उन लोगों का वो साधन नहीं था। उन लोगों का जो साधन था बैलगाड़ी था। क्या था, बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी था, है ना। एकदम नेचुरल थे। आगे, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है।
मेसोपोटामिया में एक शब्द आया है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में एक शब्द आया है मेलूहा। इतिहासकार कहते हैं मेलूहा शब्द सिंधु सभ्यता के लिए ही यूज किया गया है ना। संभवतः हड़प्पा कालीन का शासन बनिक वर्ग के हाथों में था। जो हड़प्पा कालीन संस्कृति का जो शासन था बनिक वर्ग यानी धनिक वर्ग यानी व्यापारी वर्ग के पास था, है ना। हड़प्पा कालीन सभ्यता का जो शासन किसके पास था? जो व्यापारी वर्ग थे। पिग्गट ने, पिग्गट एक व्यक्ति का नाम है, पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। यानी पिग्गट ने कहा कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है ना। सिंधु सभ्यता का लोग धरती की उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो धरती को क्या मानते थे? उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी मानते थे। तब ना वो एक चित्र बनाए थे, एक आयताकार मोहर पे बनाए थे कि स्त्री के गर्भ से पौधा का जन्म हो रहा है। तो वो धरती को क्या मानते थे? उर्वरता की देवी, और पूजा करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से प्राप्त होती है। वृक्ष पूजा, शिव पूजा, वृक्ष पूजा और शिव पूजा का प्रचलन सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह आप लोग बनाना जानते हैं? स्वास्तिक चिन्ह इस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है स्वास्तिक चिन्ह, इस तरह से। ये स्वास्तिक चिन्ह है ना। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना, सूर्य की पूजा, सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष, सिंधु घाटी के जो नगर है उससे किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है, मंदिर का अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है। आगे, सिंधु सभ्यता में मातृ देवी का उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता जो थी उसमें मातृ देवी का जो उपासना था ज़्यादा प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला साड़ इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। जो कुबड़ वाला साड़ था, जिसका कुबड़ होता था, वो साड़ इन लोगों के लिए पूजनीय होता था। क्या होता था? पूजनीय। स्त्री मृण मूर्तियाँ यानी मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैदव समाज मातृसत्तात्मक था। यानी स्त्री की मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिली है, इससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो सैदव सभ्यता था यानी सिंधु सभ्यता था वो मातृसत्तात्मक था, जैसे अभी हम लोगों का पितृसत्तात्मक है। सैदववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। सैदववासी क्या क्या चीज़ का उपयोग करते थे? तो ऊनी वस्त्र और सूती वस्त्रों का उपयोग करते थे, है ना। आगे देखते हैं। मनोरंजन के लिए सैदववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। जब उनको मनोरंजन करना रहता था तो मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यानी लाल मिट्टी का बर्तन बनाते थे और उसका डिजाइन किस रंग से करते थे? काले रंग से। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, है ना, तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन और जो होते थे जो शहर, उसका निचला किला घिरा हुआ नहीं होता था, लेकिन कालीबंगन का जो निचला शहर था वो किले से घिरे हुए थे, क्योंकि उसमें जो निचले शहर थे उसमें क्या रहता था? निचला शहर में आम लोग रहता था, समान लोग रहते थे। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों
के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा के प्रथा के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगन से क्या क्या मिला है? कालीबंगन से हम लोगों को मिला है, कालीबंगन से मिला है खेत जोते जाने का प्रमाण और अग्नि पूजा का प्रमाण मिला है। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैदव सभ्यता के में प्रचलित थे। जो पर्दा प्रथा था, पर्दा प्रथा यानी घूंघट, और वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति मतलब समझ रहे हैं, वो सैदव सभ्यता में भी प्रचलित था। शवों को जलाने एवं गाड़ने दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। जो शव था, जो लाश होता था, उसको गाड़ा भी जाता था और जलाया भी जाता था, है ना। आगे हड़प्पा में शवों को दफनाने, जबकि मोहनजोदाड़ो में शवों को जलाने की प्रथा थी। यानी हड़प्पा में शव को दफनाया जाता था और मोहनजोदाड़ो में जलाया जाता था, है ना। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधि मिली है। युग्म समाधि मतलब दो लोगों का समाधि मिला है। दो लोगों का समाधि कहाँ मिला है? तो लोथल और कालीबंगन से। सैदव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। जो सैदव सभ्यता, उसका विनाश का सबसे प्रभावी कारण क्या है? बाढ़। बाढ़ आ गया। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आग में जब मिट्टी को पका दिया जाता था तो उसको क्या कहते थे? टेराकोटा। आगे वैदिक सभ्यता पढ़ लेते हैं कुछ, है ना। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता का विभाजन दो भागों में हुआ, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक का जो एज था 1500-1000 ईस्वी पूर्व, और उत्तर वैदिक का एज था 1000 से 600 ईसा पूर्व, है ना। देखिए ऋग वैदिक काल का जो था वो 1500 से 1000, 1500 से 1000, और उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा पूर्व। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। आर्य लोग जो थे, जो मध्य एशिया से आए थे, आर्य लोग जो मध्य एशिया से आए थे, वो सबसे पहले कहाँ बसे? पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना। मैक्स मुलर एक व्यक्ति थे, वो आर्य को मानते थे कि वो जो आर्य है उनका जो मूल निवास स्थान है वो कहाँ? मध्य एशिया। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य किसको इंगित करता है? भाषा समूह। यानी आर्य एक भाषा था और उसको कुछ लोग बोलते थे, उस समूह को ही हम लोग आर्य बोलने लगे। तो थैंक यू दोस्तों, और जो पाठशाला एकेडमी यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद देखने के लिए, और जो भी आप लोगों को दिक्कतें आ रही है वो हमें कमेंट में बताएं ताकि हम सुधार कर सकें। थैंक यू। जय हिंद।